नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सब को हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ चर्चा करते हैं कि उस टॉपिक से इन फ्यूचर में किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और जहाँ कहीं पे भी हमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, हालांकि टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके बावजूद और कहीं हमें लगता है कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो ले लेते हैं आज की क्लास, दैट इज 267 नंबर क्लास सीट्स बात। इसको हम कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जब हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी तब ये बड़ा ही जो है वो असंभव सा काम लगता था कि रोज़ सुबह 7 बजे पर्टिकुलर क्लास होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से हम आज इसको कंटिन्यू लेके आ रहे हैं और आज हमारे पास में 100 से भी जो है वो कम नंबर की क्लासें बची है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 70% जो है वो कोर्स या 70% चीज़ें जो है वो अचीव कर ली है। ओनली 30% जो है वो रिमेनिंग है। जो जो टॉपिक आपने बताए उनको भी हमने लिया और जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको भी हमने ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। वन बाय वन करके कदम दर कदम जो है वो चलते जा रहे हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं पर्वत पे एक सीढ़ी में नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन रोज सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ोगे, एक छलांग में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो आप जो है वो उसके शिखर तक जरूर पहुंच पाओगे। वही चीज़ हमारे साथ में थी। रोज हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और कब हम 365 पे पहुंच जाएंगे यकीन ही नहीं होता। ऑलरेडी हम 267 पे जो है वो पहुंच चुके हैं। जो हमारे पास में क्लासेज हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि आप इनके जो है वो नोट्स बनाइएगा दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियो बना के टेलीग्राम पे भेजते हैं कि सर देखिए टीएनसी बुलेट सीरीज के हमने इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं, और जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको मैं बताऊं। जिनके अप टू डेट नोट्स हैं उनको मैं कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों के जो है वो हम इसको सिस्टमेटिकली जो है मैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि 365 टॉपिक की आपके पास में एक पूरी बुकलेट तैयार हो जाएगी। और 365 टॉपिक की बुकलेट तैयार होने का मतलब होता है कि पूरी एक गाइड है। जब भी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आप इमीडिएटली जो है वो देखोगे, तुरंत वो चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। तो चलते हैं इसी कड़ी में। आपने बनाए हैं, अच्छी बात है, जो बना रहे हैं वो भी अच्छी बात है, आगे ऐसे ही बनाते रहिएगा। कई कई बच्चों का तो मैसेज आया कि सर हमें तो पहले बुलेट सीरीज के बारे में पता ही नहीं था, कब से ये चल रही थी। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास में 1 जनवरी 2025 से हमने इसकी शुरुआत की थी। और जब भी आपने देखा तो आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सारी क्लासों को हम देख सकें। जो बच्चे कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो कंटिन्यूस जो है वो हमारे साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ले लेते हैं आज का टॉपिक 267 नंबर क्लास, दैट इज कॉल्ड सीट्स बात। सही बात, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। हालांकि एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टॉपिक बहुत ही छोटा है। इतना छोटा टॉपिक है कि हम तुरंत जो है वो थोड़े समय में ही इसको जो है वो पूरा कर देंगे। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर जो है हमारे पास में ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। और बहुत ईजी भी है, एक बार पढ़ने से ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो शीर्ष बात जो है वो हमारे पास में अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास में टॉपिक छोटा है और क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि अब तक हमने देखा है कि शीर्ष बात लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हॉट वाटर के द्वारा ही जो है वो हम देते हैं, वही शीर्ष बात होती है। जी नहीं दोस्तों, हॉट वाटर वाली भी होती है, कोल्ड वाटर के लिए भी हम सीट्स बात देते हैं। देन मेडिकेटेड सीट्स बात भी आता है जिसमें हम मेडिसिन डाल के जो है वो उसको लेते हैं। तो अलग अलग इसके हम टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो है इसके टाइप। देन कौन से टेम्परेचर में कितने समय के लिए कितने ड्यूरेशन में हम सीट्स बाथ देते हैं, कौन सी सीट्स बाथ से क्या बेनिफिशियल है, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या क्या इंडिकेशन है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कौन सी कंडीशन में हम सीट्स बाथ नहीं दे सकते, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। जो अच्छे समझने वाली चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है इसके टेम्परेचर पे, ड्यूरेशन पे,
किस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे सभी लोगों ने सिट्स बाथ के बारे में जो है वो अपने ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो सुना होगा, देखा होगा। तो चलो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन से, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास में सिंपल है। ये जो आप इमेज देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, ये जो इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक देख पा रहे हो कि एक यहाँ पे जो है वो हमारे पास में बकेट है या टब है, जो भी आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। एक वाइट बोर्ड का जो है हमारे पास में टब या बकेट है, इसके अंदर जो है वो दोस्तों पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी कह सकते हैं, या इसके अंदर पानी के अंदर जो है वो दवाई मिली हुई है। अब ये पानी ठंडा गर्म कोई सा भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास में पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये पर्सन जो है वो हमारे पास में, ठीक है, यानी कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक, इतना वाला जो एरिया है, थाई से ऊपर वाला एरिया और जो हमारे पास में अब्लिकस से जो है वो नीचे वाला एरिया को यहाँ पे डुबो के रखता है। इसके अंदर जो भी चीजों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे एनल एरिया है हमारे पास में, जेनिटल एरिया है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग रिलीव करने के लिए ये जो बात दी जाती है, इसको हम कहते हैं सिट्स बात, ठीक है। एक होती है हम नॉर्मल बात करते हैं, ऊपर से पानी डाल के पूरा अच्छी तरीके से नहाते हैं, वो नॉर्मल बाथिंग होगी। सिट्स बात का मतलब हो गया कि ये वाला जो एरिया है, इसकी हम बात करवाते हैं, इसका हम स्नान करवाते हैं, इसको हम कहते हैं सिट्स बात। अब ये क्यों करवाया जाता है, क्या इसका रीजन है, इसको हम ले लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने जो है वो क्लियर हो गई होगी, इसका मीनिंग आपको पता हो गया होगा। तो दोस्तों ले लेते हैं डेफिनेशन। ए सिट्स bath is a one type of therapeutic bath in which only the hips, buttocks, perineum and genital area emerge in the warm sometimes cold water। देखो यही सिंपल डेफिनेशन बताइए कि सिट्स बाथ जो है वो हमारे पास में क्या है, ए टाइप ऑफ थेराप्यूटिक बाथ। सिट्स बाथ जो है वो एक प्रकार की जो है वो थेराप्यूटिक बात है, ठीक है। थेराप्यूटिक आप समझते हो, किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक होने के लिए जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक, ठीक है। तो सिट्स बात जो है वो हमारे पास में एक प्रकार की जो है वो थेराप्यूटिक बात है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ओनली हिप, बटक्स, पेरिनियम एंड जेनाइटल एरिया जो है वो हम वार्म वाटर में, कई बार जो है वो कोल्ड वाटर में जो है वो डुबा के रखते हैं। यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करवाते हैं, हिप की बात करवाते हैं, बटक्स की बात करवाते हैं, पेरिनियम की बात करवाते हैं और जेनाइटल एरिया की जो है वो हम बात करवाते हैं। वो हम कोल्ड वाटर से भी करवा सकते हैं, वो हम वार्म वाटर से भी करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिट्स बात। क्लियर हो गया। सिट्स बात एक थेराप्यूटिक बात है जिसके अंदर हिप, बटक्स, पेरिनियम और जेनिटल एरिया की जो है वो बात करवाते हैं। कोल्ड वाटर से भी करवा सकते हैं, वार्म वाटर से भी करवा सकते हैं, मेडिकेटेड वाटर से भी जो है वो करवा सकते हैं। क्लियर। एंड इट इज मेनली यूज टू रिलीव पेन। ये जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, इट इज मेनली यूज टू रिलीव पेन, इंप्रूव हाइजीन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट हीलिंग इन पेरिनल एंड एनल रीजन। देखो बहुत और अच्छी बात बोली है कि ये जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, इट इज मेनली यूज रिलीव पेन। अगर इस एरिया में पेन होता है तो उसको रिलीव करने के लिए, हाइजीन को जो है वो इंप्रूव करने के लिए, एंड इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, एंड प्रमोट हीलिंग इन पेरिटोनियल एरिया, ठीक है। पेरिटोनियल एरिया और एनल एरिया में जो है वो हीलिंग को इंप्रूव करने के लिए। मोटा मोटी आपको चीजें याद रखनी है कि ये जो है वो बेसिकली इस बात का यूज जो है वो किसके लिए कहता है, पेन को रिड्यूस करने के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और पेरिनल एरिया या रीनल एरिया में हीलिंग को इंप्रूव करने के लिए जो है वो बेसिकली किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो यूजेज है। बहुत इजी और बहुत जो है वो याद होने वाली डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं हम पर्पज या इंडिकेशन, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो सिट्स बात देते हैं। ऑलरेडी जो है वो आपके सामने आ गया है, क्या, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, कि जो पेरिनल एरिया है और जो एनल एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए, वहां पे पेन हो जाए उसको कम करने के लिए, वहां पे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है उसको करने के लिए, ठीक है, कोई वुंड हो गया उसको ट्रीट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम जो है वो सिट्स बात करते हैं। तो ले लेते हैं पर्पज और इंडिकेशन। तो इसमें हमारे पास में आता है रिलीव पेन एंड डिस्कंफर्ट इन, ठीक है, यानी कि पेन और डिस्कंफर्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब पेन और डिस्कंफर्ट कहां कहां किस किस कंडीशन में होता है उसको हम ले लेते हैं। हेमोरॉइड्स, ठीक है,
पाइल्स जब हो जाते हैं, देखा होगा घर पे कोई ना कोई यूज लेता होगा, अगर नहीं भी यूज लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन हीमोरॉइड्स हो जाते हैं या पाइल्स हो जाते हैं, उसमें सिट्स बाथ के लिए जो है वो बोला जाता है। तो रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, किसमें? हीमोरॉइड्स में जो है वो पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। एनल फ्रिक्चर और फिस्टुला हो जाए, ठीक है, फिस्टुला हो गया हमारे पास में कोई भी दो होलो ऑर्गन्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो गया, वो हो गया फिस्टुला, ठीक है। जैसे रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला या वेसिको रेक्टल फिस्टुला, उसको हम कहते हैं फिस्टुला। जैसे ट्रेकिया है, इसोफेगस है, इन दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए उसको हम फिस्टुला कहते हैं। तो फिस्टुला हो जाए उसके लिए, और एनल फ्रिक्चर, छोटे छोटे जो घाव हो जाते हैं एनल एरिया में, उसको बोलते हैं एनल फ्रिक्चर। तो हेमोरॉइड्स में हम जो है वो सिट्स बाथ काम में लेते हैं, एनल फ्रिक्चर एंड फिस्टुला में जो है वो हम सिट्स बाथ काम में लेते हैं। एपिस्टोमी वुंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जब बच्चा होता है तो सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो हम एपिस्टोमी करते हैं। ऑलरेडी एपिस्टोमी भी जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो पढ़ा रखी है, ठीक है। तो एपिस्टोमी से जो हमारे पास में वुंड हो जाता है बर्थ के बाद में, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो सिट्स बांध देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेरिनेल और रेक्टल सर्जरी। रेक्टल या पेरिनेल कोई भी सर्जरी होती है उस टाइम पे हम जो है वो सिट्स बांध देते हैं सर्जरी से पहले, ताकि वो बेनिफिशियल रहे। या फिर प्रोस्टाइटिस हो जाए, सिस्टाइटिस हो जाए या ऑर्चराइटिस हो जाए, ठीक है। प्रोस्टेट में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस कंडीशन में हम देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा उस कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन में डायरेक्ट ले देता हूँ, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ऑर्चराइटिस हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गए दोस्तों इन्फ्लामेशन। अगर प्रोस्टाइटिस हो जाए, सिस्टाइटिस हो जाए, ऑर्चराइटिस हो जाए, उस कंडीशन में भी हम जो है वो सिट्स बांध देते हैं। एंड प्रमोट वुंड हीलिंग बाय इंप्रूविंग सर्कुलेशन। अगर मान के चलिए उस पर्टिकुलर जगह पे हमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, मान लो कोई घाव है, वुंड है, और वहां पे हमें जो है वो सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव करना है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो सिट्स बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रमोट विंड हीलिंग बाय इंप्रूविंग सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में किस किस तरीके से, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड इंप्रूव पेरिनल हाइजीन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बच्चा होने के बाद में पेरिनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकलती है, तो वहाँ पे पेरिनल एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो पेरिनल हाइजीन को जो है वो मेंटेन करने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी पेरिनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी होती है, या कोई भी जब सर्जरी होती है उस टाइम पे हम जो है वो करते हैं। तो उस टाइम पे भी हम जो है वो दोस्तों सिट्स बात करते हैं। रिलैक्स पेल्विक मसल्स एंड रिलेटिव स्पाज्म, ठीक है, यानी कि पेल्विक मसल्स और रिलेटिव स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए, ये सारे हमारे पास में सिट्स बात के जो है वो इंडिकेशन है, एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लीनिश द पेरिनल एरिया इन केस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। पेरिनल एरिया से जो कोई इन्फेक्शन है या कोई भी डिस्चार्ज है उसको क्लीन करने के लिए जो है वो हम सिट्स बात करते हैं। तो फटाफट जो है वो आप देख लीजिए, ये हमारे पास में जो है वो पर्पज है। क्या क्या पर्पज है दोस्तों? पहले आ गया हमारे पास में हेमोरॉइड्स में हम करते हैं, देन एनल फ्रिक्चर एंड फिस्टुला में करते हैं, एपिस्टोमी करते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद में, उसमें हम सिट्स बात देते हैं, पेरिनल और रेक्टल सर्जरी से पहले हम सिट्स बात देते हैं, प्रोस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, आर्चराइटिस, उसमें हम जो है वो सिट्स बात देते हैं। एंड प्रॉपर प्रमोट वुंड हीलिंग एंड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर पेरिनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे जो है वो हमें पेरिनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है रिलैक्स पेल्विक मसल्स एंड रिलेटिव स्पाज्म, ठीक है, पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और स्पाज्म को रिलीव करने के लिए। एंड क्लीनिश द पेरिनल एरिया इन केस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज या इन्फेक्शन के टाइम पे पेरिनल एरिया को जो है वो क्लीन करने के लिए हम जो है वो सिट्स बात करते हैं। ये हो गए हमारे पास में दोस्तों इंडिकेशन। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम सिट्स बात जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें आता हमारे पास में
पेशेंट विथ सीवियर कार्डियक डिजीज। अगर कोई क्लाइंट, ध्यान रखना काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों का ध्यान भी इस चीज पे नहीं जाता है कि कार्डियक डिजीज में हम सीट्स बाथ नहीं देते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दोस्तों हमारे पास में रिस्क ऑफ स्टेंट ड्यू टू वेजोडाइलेशन। सडनली जो है वो हमारे पास में, हम कह रहे हैं बार बार कि ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सीट्स बाथ देते हैं। तो मान लीजिए कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास में स्ट्रोक कंडीशन या कार्डियक डिजीज से सफर कर रहा है, आपने सीट्स बाथ दिया, वेजोडाइलेशन हुआ, सडनली बीपी फॉल हो गया, तो कार्डियक डिजीज के अंदर, और वो भी कौन सी दोस्तों, नॉर्मल कार्डियक डिजीज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर देते हैं। लेकिन अगर सीवियर कार्डियक डिजीज है, उस कंडीशन के अंदर कभी भी हम सीट्स बाथ जो है वो नहीं देते हैं। ध्यान में रखना। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पेशेंट सीवियर कार्डियक डिजीज से जो है वो सफर कर रहे हैं, उनमें हम कभी भी जो है वो सीट्स बाथ नहीं देते हैं, क्योंकि वेजोडाइलेशन होता है, सडनली बीपी लॉस होगा और क्लाइंट जो है वो स्ट्रोक कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है, दैट इज पेशेंट विथ ओपन वुंड। अगर ओपन वुंड है, ठीक है, ओपन वुंड है जहां पे हमारे पास में काफी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा वुंड है, उस कंडीशन में भी हम सीट्स बाथ जो है वो नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज सीवियर स्किन इन्फेक्शन दैट में स्प्रेड विथ इमर्जेंसी। ठीक है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है, किसी क्लाइंट को सीवियर इन्फेक्शन है उस एरिया में, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो सीट्स बाथ नहीं देते हैं। देन एलर्जी टू सॉल्यूशन या मेडिकेशन यूज इन वाटर। जो मेडिकेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे आयोडीन या क्लोरहेक्सिडीन हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो अगर मान के चलिए मेडिकेशन जो हम डाल रहे हैं उस वाटर के अंदर, उस मेडिकेशन से किसी पर्सन को दिक्कत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो सीट्स बाथ नहीं देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में कंडीशन है जिसके अंदर हम सीट्स बाथ जो है वो नहीं देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ सीट्स बाथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये स्लाइड जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी में पूछे जाते हैं। बार बार जब मैंने क्लास शुरू की थी तभी भी मैंने बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी से पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके लेते हैं। बेसिकली हमारे पास में जो है वो 4 प्रकार के सीट्स बाथ जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हॉट सीट्स बाथ। नाम से पता चला, हॉट मतलब गर्म सीट्स बाथ, यानी कि इसके अंदर हम क्या लेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम जो है वो वार्म वाटर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट सीट्स बाथ के अंदर टेम्परेचर कितना रखा जाता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में हम दिया जाता है। ये 3 चीजें जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ जाती है। क्या चीज? पहली चीज टेम्परेचर कितना रखा जाता है, कितने टाइम पे रखा जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में हॉट सीट्स बाथ। इसके अंदर हमारे पास में टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको फ़ारेनहाइट में करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी सेंटीग्रेटेड को फ़ारेनहाइट में करने का फॉर्मूला भी जो है मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको चाहिए तो आपको पता ही है, जैसे हमारे पास में आता है, जैसे सेंटीग्रेटेड को फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेंटीग्रेटेड इनटू 9 डिवाइडेड 5 प्लस 32। ये हो गया हमारे पास में फ़ारेनहाइट में। जैसे मैं इस 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 40 इंटू 9 डिवाइडेड 5 प्लस 32। ये हो जाएगा हमारे पास में 8, मतलब कि 72 प्लस 32, ये हो गया हमारे पास में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप इसको और इसको भी आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, 45 को भी आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, तो ये 9 9 81, मतलब 81 प्लस 32, तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज का 3 8 9 10 11 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि इसको मैं करूँ 42 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करूँ तो आ जाएगा हमारे पास में 104 से लेके 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है, सेंटीग्रेटेड में पूछ सकता है, तो ये दोनों चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो हॉट सीट्स बाथ में हमारे पास में टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, हॉट सीट्स बाथ में हमारे पास में टेम्परेचर होता है 42 45 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 से लेके 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टाइम ड्यूरेशन जो रखा जाता है वो रखा जाता है 15 टू 20 मिनट्स,
ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर रखा जाता है। और कौन सी कंडीशन में हम हॉट शीट्स बाथ देते हैं? फॉर पेन रिलीफ, रिलैक्सेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्योंकि आपको पता ही है कि दोस्तों वेजो डायलेशन होता है, कौन सी कंडीशन में होता है वेजो डायलेशन? हॉट चीजों में। हमारे पास में वेजो कंस्ट्रक्शन कब होता है? जब कोल्ड चीजें आती है, ठीक है। तो हॉट वाटर दे रहे हैं तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, हमारे पास में पेन रिलीज होगा, रिलैक्सेशन होगा और इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। इस कंडीशन में हम हॉट शीट्स बाथ देते हैं। नेक्स्ट आ गया कोल्ड शीट्स बाथ। कोल्ड सेकंड टाइप आ गया हमारे पास में कोल्ड शीट्स बाथ। इसमें हम क्या रखते हैं दोस्तों? इसमें हम टेम्परेचर रखते हैं 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, हर को कन्वर्ट करके हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में टेम्परेचर रखा जाता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम ड्यूरेशन जो है वो इसके अंदर 5 मिनट ही रखा जाता है। 15 या 20 मिनट्स रखेंगे तो फिर हमें सर्दी जुकाम और हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास में इसके अंदर रखा जाता है 5 मिनट्स। और ये कौन सी कंडीशन में दी जाती है? फॉर रिड्यूस स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग। मान लीजिए वहां पे ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में हम कोल्ड शीट्स बाथ देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो हमें वेजो कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो वेजो कंस्ट्रक्शन कौन सी कंडीशन में होता है? कोल्ड शीट्स बाथ की कंडीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्टरनेटिंग शीट्स बाथ। अल्टरनेटिंग शीट्स बाथ मतलब दोनों, कभी हॉट कभी कोल्ड, ठीक है। तो वो दोनों भी चीज जो है वो की जाती है, वो जब फिजिशियन प्रिस्क्राइब करवाता है तब, यानी कि अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर टू इंप्रूव सर्कुलेशन। कभी हॉट और कभी कोल्ड, दोनों चीज, ये होगी अल्टरनेटिव शीट्स बाथ। कभी हॉट वाटर से देन उसके बाद आधे एक घंटे के बाद जो है वो कोल्ड वाटर से। और फोर्थ वन आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेडिकेटेड शीट्स बाथ। मेडिकेटेड शीट्स बाथ इन द सेंस कि जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं या उस वाटर के अंदर मेडिसिन डाल दे, ठीक है, कोई भी पर्पज के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेडिकेटेड शीट्स बाथ। यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल दे या एनाल्जेसिक सॉल्यूशन डाल दे, इसके अंदर ऐड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक में आ गया प्रोविडिन आयोडीन या पोटेशियम प्रेग्नेंट, साल्ट या हर्बल सॉल्यूशन। ये चीजें डाल के अगर हम शीट्स बात करते हैं उसको हम कहते हैं मेडिकेटेड शीट्स बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है वो हमारे पास में यही है, टाइप ऑफ शीट्स बाथ। इसके अंदर हमारे पास में 4 प्रकार की आती है। पहली है हॉट बाथ, जिसके अंदर टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, टाइम जो है वो 15 to 20 मिनट्स रखा जाता है, ठीक है। ये पेन रिलीफ के लिए, रिलैक्सेशन के लिए या ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए आता है। सेकंड आती है हमारे पास में कोल्ड शीट्स बाथ। ये हमारे पास में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। ये 5 मिनट के लिए रखी जाती है फॉर रिड्यूसिंग स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव शीट्स बाथ। अल्टरनेटिव शीट्स बाथ में हमारे पास में क्या आता है दोस्तों? कभी हॉट वाटर से देते हैं, कभी कोल्ड वाटर से अल्टरनेट जो है वो हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव शीट्स बाथ। फोर्थ आता है मेडिकेटेड शीट्स बाथ। मेडिकेटेड शीट्स बाथ में हमारे पास में कोई भी मेडिकेशन जो है वो यूज करके हम शीट्स बाथ ले रहे हैं, चाहे वो एंटीसेप्टिक हो चाहे वो एनाल्जेसिक सॉल्यूशन हो, जिसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? प्रोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट, साल्ट, हर्बल सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों हॉट बाथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? तो बेसिकली आपको पता ही है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? पेशेंट तो रिक्वायर्ड होता ही होता है, ठीक है। जो कर रहा हूं, जैसे कि आपने क्रैक जैक वाला जो है वो एड देखा होगा, उसमें कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो है वो क्या चीज, कोई भी पेशेंट को कोई चीज लगा रहे हैं तो क्या चीज जरूरी होता है? तो वो चीज आ गई हमारे पास में इस तरीके से कि पेशेंट ही होना चाहिए, वरना इंजेक्शन आप किसको लगाओगे। तो वही आता है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो हमें जरूरी होते हैं। पहले आ गया हमारे पास में शीट्स बाथ, ठीक है। शीट्स बाथ या हम कहें शीट्स बाथ टब, जो टब या बेसिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो चाहिए। वो प्लास्टिक और मेटल का हो सकता है, प्लेस्ड इन कमोड और चेयर, ठीक है। कमोड पे या चेयर पे जो है वो रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला इक्विपमेंट तो हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड टब चाहिए या बेसिन चाहिए, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। सेकंड, वार्म एंड कोल्ड वाटर एज प्रिस्क्राइब्ड 2 to 5 लीटर, ठीक है। देन उसके बाद अगर वार्म हॉट स्पंजिंग देना है या सॉरी हॉट शीट्स बाथ देना है तो हमें वार्म वाटर चाहिए, और कोल्ड शीट्स जो है वो बात देनी है तो हमें कोल्ड वाटर चाहिए। तो वो हमारे पास में हॉट एंड कोल्ड वाटर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब, और ये हमें कम से कम 2 से 5 लीटर जो है वो
चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर। अब उस वाटर का जो है वो हमें टेम्परेचर चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, हम बैठते ही जो है वो हमारे पास में बैकग्राउंड जल जाए। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास में थर्मामीटर चाहिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ठंड हो और हम जम जाए, हमें सर्दी जुकाम लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए। थर्ड जो है वो हमें थर्मामीटर चाहिए। फोर्थ जो है हमारे पास में स्टरलाइव और क्लीन टॉवल और शीट, ठीक है। क्लीन टॉवल चाहिए। जब हम शीट्स बात करके जो है वो बाहर निकलेंगे तो हमें टॉवल से उसको क्लीन भी करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेडिकेशन और सॉल्यूशन इज इफ प्रिस्क्राइब। अगर मान के चलिए मेडिकेटेड शीट्स बात देना है या कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाल के हमें शीट्स बात लेनी है तो वो सॉल्यूशन भी तो चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्लव्स एंड एप्रन, वो हमें नर्स को चाहिए, वो सारी चीजें। देन उसके बाद बेड पान एंड यूरिन इफ पेशेंट इज बेड रिडन। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो बेड पान एंड यूरिनल्स जो है वो हमें चाहिए। वो क्यों चाहिए दोस्तों? शीट्स बात करवाने से पहले हम जो है उसको यूरिनल्स देते हैं ताकि यूरिन पास कर सके, और अगर मान के चलिए उसको स्टूल पास करना है तो बेड पान के द्वारा स्टूल पास करवा के फिर ही हम शीट्स बात देते हैं, ठीक है। शीट्स बात करने से पहले हमें जो है वो यूरिन और स्टूल पास कर देना चाहिए, ठीक है। क्लीन करके ही हमें शीट्स बात लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी इक्विपमेंट है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। पहला तो टब चाहिए होता है, देन उसके बाद वाटर चाहिए होता है 2 से 5 लीटर। अगर हमें हॉट शीट्स बात दे लेनी है तो हमें गर्म पानी चाहिए, और अगर कोल्ड शीट्स बात लेनी है तो हमें ठंडा पानी चाहिए। देन उसके बाद थर्मामीटर चाहिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद टॉवल चाहिए, क्लीन टॉवल चाहिए। जब हम शीट्स बात करके बाहर निकलेंगे तो क्लीन टॉवल हमें जरूरत होता है। देन उसके बाद मेडिकेशन या सॉल्यूशन, अगर हमें मेडिकेटेड शीट्स बात लेनी है तो ग्लव्स एंड एप्रन, वो नर्स सारी चीज़ को असेस करेगी उसके लिए। और बेड पान एंड यूरिन्स, अगर पेशेंट जो है वो बेड रिडन है तो ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। किस तरीके से जो है वो आप इसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो प्रोसीजर हम ले लेते हैं। प्रोसीजर में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन में हम क्या चीज करेंगे दोस्तों, जब हम शीट्स बात शुरू करें तो सबसे पहले आपको पता ही है, कोई भी हम जो है वो प्रोसीजर करते हैं तो कंसेंट लेते हैं एंड प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टेक कंसेंट। कंसेंट लेना है और प्रोसीजर को जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेंबल इक्विपमेंट एंड इंश्योर प्राइवेसी। इक्विपमेंट को हमें असेंबल करना है। असेंबल कैसे? टब रख दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, अगर गर्म वाले से लेना है तो गर्म डाल दिया, ठंडे वाले से लेना है तो ठंडा डाल दिया, टेम्परेचर चेक कर लिया। और प्राइवेसी का हमें ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच बाजार में या हम कहें कि बीच वार्ड के अंदर हम कर रहे हैं, जी नहीं दोस्तों, प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, ठीक है। यानी कि आपको जो है वो आपने दस्ताने पहन लिए, ठीक है, ग्लव्स पहन लिए, हाथों को साफ कर लिया और ग्लव्स डाल लिया। देन प्रिपेयर वाटर एज प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर, ठीक है। वाटर को हमने तैयार कर लिया, ठीक है। तैयार में हमने क्या किया, अगर हमें हॉट लेना है तो हमारे पास में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हमें कोल्ड लेना है तो हमारे पास में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो था हमारे पास में, ये देखिए, ठीक है। ये जो है वो हम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। ये मेंटेन करने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पोजीशन पेशेंट। पेशेंट को जो है वो उसके अंदर बैठाएंगे, पोजीशन देंगे, सीटिंग पोजीशन और सीट्स बाथ चेयर या कमोड और बेड विथ टब इफ बेड रिडन, ठीक है। पेशेंट को जो है वो हम पोजीशन देंगे। पोजीशन में हम क्या देंगे दोस्तों, सीटिंग पोजीशन देंगे सीट्स बाथ चेयर के ऊपर, या कमोड जो है वो उसके ऊपर रखें। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो हम बेड को ही जो है वो टब के ऊपर रख के जो है वो पोजीशन देंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो सीट्स बात करवाएंगे। ये हो गया हमारे पास में प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर नर्सिंग का उतना कार्य जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर में हमारे पास में आ जाएगा हेल्प पेशेंट टू सिट इन बाथ एंश्योरिंग पेरिनियम एंड बटक्स आर इमर्स्ड, ठीक है। यानी कि हम पेशेंट को उतनी हेल्प करवाएंगे कि वो अच्छे तरीके से उसके अंदर बैठ सके, ताकि जो पेरिनियम है, ठीक है, पेरिनियल एरिया है, और जो बटक्स है वो अच्छे तरीके से जो है वो बाथिंग हो सके या अच्छे तरीके से वो डूब सके, वो सारी चीजें कराएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, कवर पेशेंट विथ शीट फॉर प्राइवेसी एंड वार्मथ, ठीक है। यानी कि उसको हम कवर करके रखेंगे, एक शीट से जो है वो कवर करके रखेंगे ताकि पेशेंट को जो है वो प्राइवेसी फील सके।
एंड आस्क टू पेशेंट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली। और पेशेंट से पूछेंगे कि आप रिलैक्स हो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और नॉर्मली जो है वो सांस लेने के लिए कि आप रिलैक्स होके जो हो बैठिए, अभी आपको कुछ नहीं करना, फील हो, कंफर्टेबली फील कर रहे हो, वो सारी चीजें। देन उसके बाद में आएगा मेंटेन प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, हम जो है वो जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है, ठीक है, जैसे वार्म के लिए हमें कितना टाइम देना है, कोल्ड के लिए हमें कितना टाइम देना है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर। ठीक है, जो भी ऑर्डर दिया गया, आपको पता है हॉट के लिए आपको पता है 10 to 20 मिनट्स दिया जाता है, कोल्ड के लिए 5 मिनट, या जो भी जो है वो फिजिशियन ने ऑर्डर दिया उतने टाइम तक हम उसको वहां पे बैठा के रखेंगे सीट्स बाथ के अंदर। देन ऑब्जर्व पेशेंट फॉर डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट, पैल्पिटेशन ड्यू टू वेजोडाइलेशन। ठीक है, और हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे किस चीज का, कि पेशेंट डिजीनेस की कंडीशन में तो नहीं जा रहा, किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट तो उसको फील नहीं हो रहा है। पैल्पिटेशन देखेंगे, एक होता है पैल्पेशन, एक होता है पैल्पिटेशन। पैल्पेशन होता है हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन की जो है वो हमारे पास में एक मेथड है, जैसे ऑस्कल्टेशन होता है, पैल्पेशन होता है, परकशन होता है, और ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन होता है। तो इस तरीके से 4 स्टेप है। तो पैल्पेशन और पैल्पिटेशन दोनों अलग अलग चीज है। पैल्पिटेशन होता है हमारी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें बिना स्टेथोस्कोप के ही सुनाई देती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन। तो हम डिजीनेस को असेस करते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट को असेस करते हैं, और पैल्पिटेशन को असेस करते हैं कि कहीं जो है वो वेजोडाइलेशन की वजह से ये सारी चीजें तो जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो हम ड्यूरिंग प्रोसीजर करते हैं। क्या क्या चीजें की हमने देखा कि बटक्स और पेरिनियल एरिया जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो हमारे पास में कवर्ड है, ढका हुआ है, फिर उसको कवर कर देते हैं। नॉर्मल रिलैक्स और नॉर्मली सांस लेने के लिए बोलते हैं, जितना प्रेस्क्राइब टाइम बोला गया है उतना टाइम जो है वो उसके अंदर रखते हैं। देन पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट, पैल्पिटेशन या डिजीनेस तो जो है वो नहीं है। ये हम ड्यूरिंग प्रोसीजर करते हैं। अब बात आती है हमारे पास में आफ्टर द प्रोसीजर। जैसे आपने सिट्स बात कंप्लीट करवा दिया, देन उसके बाद क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बाद सबसे पहली चीज आती है असिस्ट पेशेंट टू स्टैंड स्लोली एंड अवॉइडिंग फेंटिंग। पेशेंट को जो है वो हम स्लोली जो है वो उठाएंगे, बैठाएंगे, खड़े करेंगे। क्यों? क्योंकि वेजोडाइलेशन हो चुका है, ब्लड ऑलरेडी जो है वो नीचे की साइड में जा चुका है। अगर आपने सडनली कर दिया, आपने देखा होगा कई बार आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, सडनली आप खड़े होते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। वो जो दिखना बंद होता है वो हमारे पास में फेंटिंग होता है, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन के अंदर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, इसको हम कहते हैं फेंटिंग। ठीक है, तो अच्छे जैसे हम जो है वो सडनली खड़े ना होकर स्लोली खड़े होते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो फेंटिंग की कंडीशन में ना जा पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ड्राई पेरिनियल एरिया जेंटली विथ क्लीन टॉवल। जो हमने क्लीन टॉवल लिया था इक्विपमेंट में, उसके द्वारा हम जो है वो अब अच्छे तरीके से जेंटली तरीके से जो है वो पेरिनल एरिया को जो है वो क्लीन करवाएंगे। देन रिमूव इक्विपमेंट एंड क्लीन। ठीक है, जो भी हमने तामझाम किया था या जो हमने आर्टिकल्स इक्विपमेंट जचाए थे उन सबको जो है वो हटाएंगे, क्लीन करेंगे। देन उसके बाद वॉश हैंड, हाथों को जो है वो धो लेंगे, एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स, पेशेंट रिस्पॉन्स एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों? डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे कि हमने कौन सी जो है वो सीट्स बात दी है, हॉट दी है, कोल्ड दी है, या अल्टरनेट दी है, या फिर जो है वो हमारे पास मेडिकेटेड दी है। देन उसके बाद टाइम ड्यूरेशन कितना था, हॉट के लिए मेंटेन किया था, कोल्ड के लिए मेंटेन किया था, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताया था उतना मेंटेन किया, वो सारी चीज का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। देन उसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था। ठीक है, जब हमने सीट्स बात दी तो उस टाइम पे पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, पेशेंट अनकंफर्टेबल था या कंफर्टेबली लिया या बहुत हैप्पी था, वो सारी चीजें। और कोई भी एनी ऑब्जर्वेशन, किसी प्रकार की कोई वेजोडाइलेशन वाली कंडीशन, पैल्पिटेशन वाली, कोई हेजिटेशन वाली, वो सारी चीजें तो हमें ऑब्जर्व नहीं हुई है। इन सब का हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हमने आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या किया दोस्तों? आफ्टर प्रोसीजर हमने किया असिस्ट पेशेंट टू स्टैंड स्लोली एंड अवॉइडिंग फेंटिंग, धीरे धीरे उसको उठाना है ताकि फेंटिंग या टैंक में ना जाए, और अच्छे तरीके से क्लीन वाटर से उसको जो है वो पेरिनल एरिया को क्लीन किया, इक्विपमेंट को जो है वो क्लीन किया, हाथों को धोया। देन उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया। ये हमारे पास में आफ्टर प्रोसीजर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि हम सीट्स बात दे रहे हैं, बार बार हम दे रहे हैं कि इस कंडीशन में दी जाती है, हॉट इतना वाटर रखा जाता है, इतना टेम्परेचर रखा जाता है, इतने टाइम के लिए रखा जाता है, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से देते हैं, ये सावधानियां हैं। लेकिन ये सब चीजों से हमें बेनिफिट क्या है?
हमें इन द सेंस कि क्लाइंट को जो है वो बेनिफिट क्या है। कुल मिला के हम कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ सीट्स बाथ। सीट्स बाथ के जो है वो क्या क्या एडवांटेज है इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों एडवांटेज जो है वो हमारे पास में जस्ट रिलेटेड टू इंडिकेशन के समथिंग आते हैं, कि जो हमारे पास में इंडिकेशन है उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो एडवांटेज आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या है उसको हम ले लेते हैं। पहला बेनिफिट आता है हमारे पास में प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, ईचिंग एंड बर्निंग। पेरिनल एरिया या एनल एरिया में जो है वो अगर पेन होता है, किसी प्रकार की कोई ईचिंग होती है या कोई भी बर्निंग सेंसेशन होता है, इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सीट्स बाथ देते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास में प्रोमोट हीलिंग ऑफ पेरिनियल वुंड, जस्ट लाइक एपिस्टोमिक सर्जरी। सर्जरी या एपिस्टोमी के बाद में जो है वो हमारे पास में प्रॉपर पेरिनियल वुंड हीलिंग के लिए हम सीट्स बाथ देते हैं। सीट्स बाथ दोगे तो एपिस्टोमी के बाद या सर्जरी के बाद जो भी हमारे पास में वुंड हुआ है उसमें बहुत तेज गति से जो है वो हीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि वेजोडाइलेशन होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है, ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से होती है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो हमारे पास में अच्छे तरीके से जो है वो वुंड हीलिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिड्यूस स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड मसल्स स्पाज्म। ठीक है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें सीट्स बाथ हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हमें सीट्स बाथ हेल्प करता है, और मसल्स स्पाज्म जो बनते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए हमारे पास में जो है वो बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंप्रूव लोकल ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेशन। ऑफ कोर्स आपको पता ही है ब्लड सर्कुलेशन हमारे पास में सीट्स बाथ से जो है वो इंप्रूव होता है, क्योंकि वेजोडाइलेशन होता है और रिलैक्सेशन फील होता है। लास्ट आ जाएगा हमारे पास में एनहेंस हाइजीन एंड क्लीनेस। ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी डिलीवरी के बाद में है या जो अनहाइजीन कंडीशन है या मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है वो क्लीनेस मेंटेन नहीं हो पाती है, तो क्लीनेस और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो सीट्स बाथ देते हैं। तो ये हमारे पास में दोस्तों बेनिफिट हैं सीट्स बाथ के। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सीट्स बाथ के हमने फायदे देख लिए, लेकिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसको हम लेते हैं, या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो सीट्स बाथ नहीं देते हैं, या सीट्स बाथ देने से जो है वो क्या चीजें हो सकती है। तो पहली चीज हो सकती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बर्न ऑन चिलिंग इफ वाटर टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली। तभी तो हमने कहा था कि जब प्रोसीजर के टाइम पे, इक्विपमेंट के टाइम पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए थर्मामीटर? वो थर्मामीटर इसलिए होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को जो है वो चेक कर सके। जो वाटर का टेम्परेचर है उसको हम चेक करने के लिए हमने जो है वो थर्मामीटर अपने पास में रखा था। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हमारे पास में बहुत ज्यादा होगा तो बर्न की कंडीशन आ जाती है, और अगर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा तो चिलिंग की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताइए बर्न वाले में। ठीक है, हॉट वाटर में हमारे पास में कितना होना चाहिए दोस्तों, हॉट में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, और चिलिंग में हमारे पास में 15 से जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो बर्न की कंडीशन हो सकती है, और अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो चिलिंग की कंडीशन आ जाती है, अगर हमने प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिजीनेस या फेंटिंग ड्यू टू वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन की वजह से फेंटिंग अटैक हो सकता है। भाई ब्लड वेसल जैसे डायलेट होगी, ब्लड सारा का सारा नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से फेंटिंग हो सकता है। तो सेकंड जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, डिजीनेस एंड फेंटिंग आ जाएगा। थर्ड कॉम्प्लिकेशन आता है स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन इफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस इज नॉट मेंटेन। अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं ली, मान लीजिए कोई पर्सन है इन्फेक्टेड था, उसकी आपने सीट्स बाथ करवा दी, उसी टब से आपने नॉर्मल वाले की भी करवा दी। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक काम में नहीं ली तो उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होगी। लास्ट आ जाता हमारे पास में स्किन इरिटेशन इफ एंटीसेप्टिक और मेडिकेटेड सॉल्यूशन इज टू कॉन्ट्रा कंसंट्रेटेड। अगर आपने जो मेडिकेशन यूज में ली है, जैसे प्रोविडिन आयोडीन है या पोटेशियम परमेंगनेट है या कोई भी सॉल्यूशन आपने यूज में लिया है, तो उसकी वजह से हो सकता है इरिटेशन हो जाए। ठीक है, या हो सकता है कि कंसंट्रेशन आपने ज्यादा कर दी है, जिसकी वजह से जो है वो स्किन इरिटेशन हो जाए, तो इसका जो है वो ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है, हालांकि कॉम्प्लिकेशन इतने बड़े नहीं है, कॉम्प्लिकेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ जो हमने प्रोसीजर किया इसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के आधार पे जो है वो हमें मेंटेन करना है। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस जो हमें प्रिस्क्राइब किया गया। ज्यादा गर्म रख दोगे तो बर्न हो जाएगा, ज्यादा ठंडा रहोगे तो चिलिंग की कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड,
वेजोडाइलेशन की वजह से फेंटिंग हो सकता है, इसलिए आपको स्लोली जो है वो धीरे धीरे उसको उठा के जो है वो बैठाना है। देन उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, और जो हम सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक यूज ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, उससे उस पर्सन को एलर्जी नहीं होना चाहिए, इस चीज का जो है वो पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क है। अब फटाफट हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, देन उसके बाद इस टॉपिक की समरी करके जो है वो फिनिश करते हैं। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, हालांकि ऑलरेडी बहुत डिटेल से हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली है। बिफोर प्रोसीजर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमने देख लिया कि आपको कंसेंट लेना है, एक्सप्लेन करना है, टेम्परेचर है, ग्लव्स रखना है, थर्मामीटर रखना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको पता है कि इस तरीके से आपको बैठाना है, देन ऊपर टॉवल को कवर करके रख देना है, रिलैक्सेशन के लिए रखना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको ऑब्जर्व करना है। आफ्टर द प्रोसीजर आपको पता है कि टॉवल अच्छे तरीके से क्लीन टॉवल देना है, पेरिनेल एरिया को जो है क्लीन करना है, सारे इक्विपमेंट्स को हटा देना है, हैंड वॉश करना है, डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, फटाफट इसकी समरी कर देते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी, ऑफकोर्स, ठीक है। प्राइवेसी और डिग्निटी जो है वो हमें मेंटेन करनी है और वो पेशेंट का राइट होता है, ठीक है। तो प्राइवेसी और डिग्निटी जो है वो हमें मेंटेन करनी होती है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंश्योर करेक्ट वाटर टेम्परेचर टू अवॉइड बर्न एंड सोक, ठीक है। प्रॉपर जो है वो हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। करेक्ट वाटर और टेम्परेचर जो है वो हमें मेंटेन करना है ताकि बर्न और सोक की कंडीशन ना आ जाए, क्लियर है। थर्ड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टे विथ पेशेंट और नियर बाई ड्यूरिंग द प्रोसीजर फॉर सेफ्टी, ठीक है। हालांकि प्राइवेसी जो है वो हमें मेंटेन करनी होती है क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा है, तो उस टाइम पे हमें प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करनी होती है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो हमें या तो पेशेंट के साथ में, लेकिन अगर प्राइवेसी मेंटेन करना है तो हमें उसके आसपास ही रहना है, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए। भाई कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई फेंटिंग अटैक ना आ जाए, कोई पैल्पिटेशन की कंडीशन ना आ जाए। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट पेशेंट अबाउट द बेनिफिट एंड होम केयर शीट्स बाथ इफ नीडेड, ठीक है। पेशेंट को जो है वो हम एजुकेट करेंगे किसके बारे में, शीट्स बाथ के क्या क्या बेनिफिट है, और शीट्स बाथ के तो दोस्तों बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। ऑलरेडी जो है वो आपको पता ही है कि बहुत सारी शीट्स बाथ के बेनिफिट है, तो पेशेंट को बताएंगे कि शीट्स बाथ के बेनिफिट क्या क्या हैं, और शीट्स बाथ को हम घर पे कैसे ले सकते हैं या घर पे लेने की जरूरत पड़ी तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट केयर प्रोवाइडेड, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, कौन सी बात दी, किस तरीके से दी, कितने टाइम के लिए दी, सॉल्यूशन वाली दी तो कौन सा चीज यूज की, वो सारी चीजें हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फटाफट जो है वो इसकी समरी ले लेते हैं। समरी में आपको पता ही है दोस्तों कि शीट्स बाथ जो है वो हमारे पास में क्या है, शीट्स बाथ एक सिंपल और इफेक्टिव जो है वो थेराप्यूटिक बात होती है, जिसके अंदर हम वुंड हीलिंग, पेन रिलीफ, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। और ये बेसिकली अलग अलग डिजीज़ है, जैसे कि हेमोरॉइड्स है, एपिस्टोमी है, कोई भी सर्जरी है, कोई भी इन्फ्लामेशन है, उन सबको रिड्यूस करने के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। तो देखिए, ए शीट्स बाथ इज सिंपली सेफ इफेक्टिव हाइड्रोथेरेपी मेथड्स फॉर पेरिनल पेन रिलीफ, वुंड हीलिंग एंड हाइजीन, कॉमनली यूज इन हेमोरॉइड्स, पोस्टनेटल एपिस्टोमी एंड रेक्टल सर्जरीज, ठीक है। यानी कि शीट्स बाथ जो है वो हमारे पास में एक सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव हाइड्रोथेरेपी मेथड्स है, ठीक है। शीट्स बाथ जो है वो एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव हाइड्रोथेरेपी मेथड्स है, जिसके अंदर हम पेरिनल एरिया के अंदर या एनल एरिया, पेरिनल एरिया या एनल एरिया के अंदर पेन रिलीफ के लिए, वुंड हीलिंग के लिए और हाइजीन के लिए जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कौन कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं, हेमोरॉइड्स की कंडीशन में, पोस्टनेटल एपिस्टोमी में, रेक्टल सर्जरी में, इन्फ्लामेशन में, स्वेलिंग में, इन सब में जो है वो यूज किया जाता है, क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, हम उसको भी जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में जो है वो आपका असेसमेंट जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट ही रियल मोटिवेशन है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।